इसके जो ऑपरेटिंग एलिमेंट ऑफ एमआईएस भी क्या है, वो भी यही है, हार्डवेयर। तो कभी कोई पूछ ले जीडीएसएस के कंपोनेंट क्या है, वो भी यही है। कोई पूछे ऑपरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ एमआईएस कौन है, वो भी यही है। क्यों है? क्योंकि ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ही एमआईएस के अंदर चल रहा है, तो सारे कोई से भी हो ऑपरेटिंग एलिमेंट्स तो सबके कॉमन होंगे। कौन? हार्डवेयर, जैसे स्क्रीन, मॉनिटर, माउस। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। टूल्स, उसको यूज करने के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो। पीपल, यूजर या एंड यूजर या सप्लायर। और प्रोसीजर, जिसके थ्रू काम को किया जाता है। तो कभी पूछ ले ऑपरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ एमआईएस, तो भी यही है। जीडीएसएस के एलिमेंट्स, तो भी यही है। एमआईएस के ऑपरेटिंग एलिमेंट्स, तो भी यही है। भाई एलिमेंट्स तो कॉमन होंगे, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग जगह होगा। जो रेयर में होगा वो ईएसएस और डीएसएस है, जो रोज रोज होगा वो एमआईएस है, और जो बिल्कुल लोअर लेवल पे होगा, सेल, परचेज, ऑर्डर कीपिंग, स्टोर कीपिंग, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है। मैंने इसको डिस्कस किया। एक क्वेश्चन और आया था कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस बताइए। डिसीजन, ये भी दे दिया है मैंने आपको डायग्राम, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अंडर विच एमआईएस, ये आपके बीच में मिल जाएगा आपको स्लाइड में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद एमआईएस। अब सर ये क्या है? भाई आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन किसके लेना है? प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आइडेंटिफाइड करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं। दूसरे में आप क्या करते हैं? उसको गैदर, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? गैदर करते हैं। ये सब आपको मिल जाएगा नोट्स में। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब खोजना, खोजते हैं मुझे चाहिए क्या। फिर उसके बाद क्या करते हैं? आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तीसरे नंबर पे आप अल्टरनेटिव्स को तलाशते हैं। अल्टरनेटिव्स का मतलब विकल्प, कि भाई ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, मैनुअल करूँ कि मैकेनिकल करूँ, या मैं डीएसएस का सहारा लूँ, या एमआईएस का लूँ, या ईएसएस का लूँ, या टीपीएस का लूँ। मेरे को कॉस्ट में कौन सा अल्टरनेटिव फीजिबल और सूदिंग है वो देखूंगा। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एमआईएस में आप क्या करते हो? आइडेंटिफाइड के चाहिए क्या। फिर इन्फॉर्मेशन को आप क्या करते हो? गैदर। फिर विभिन्न तरह के विकल्पों को तलाश करते हो। फिर चौथे नंबर पर आप क्या करते हो? ब्रेन स्टॉर्म एंड एनालाइज द डिफरेंट चॉइस। सिलेक्ट करते हो आप चॉइस को। सिलेक्ट द चॉइस। आप अंग्रेजी वर्ड जब पढ़ेंगे तो आपको सब समझ जाएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ दिमाग लगता है, और फिर फाइनल जो सबसे बेस्ट होता है उसको क्या कर दिया जाता है? उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर दिया जाता है। पांचवी स्टेप में उसको इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट मतलब जो आपने किया है क्या वो सही है या गलत। छठे नंबर पे इवेल्युएट करने के बाद आप क्या करते हैं? बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। बेस्ट को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। भाई यहाँ तो आप सिलेक्ट चॉइस रहती है, पर फाइनली तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ मजा नहीं आया तो इसको बदल के फिर क्या करना पड़ेगा? बेस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे आप? उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट का मतलब लागू करना। और लागू करने के बाद आखिरी में कोई भी आदमी जिंदगी में काम करता है तो वो रिजल्ट देखता है। क्या देखता है? रिजल्ट देखता है कि भाई जो मैंने किया उसमें मैंने पाया क्या, खोया क्या। क्या है बच्चों? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एमआईएस। डिसीजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्ट्रक्चर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इंफॉर्मेशन कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। शुरुआत करें। मुझे प्लांट के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए? आइडेंटिफाइड करूंगा कंपनीज को, उन कंपनीज के डेटा को गैदर करूंगा, उनकी कॉस्ट के अल्टरनेटिव्स का पता लगाऊंगा, जो मुझे सस्ता पड़ेगा उसको चॉइस करूंगा, सस्ता और सेफ। फिर मैं इवेल्युएट करूंगा। फिर गड़बड़ हुई तो देखूंगा, अगर गड़बड़ नहीं हुई तो बेस्ट को सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद मैं देखूंगा कि मेरे हाथ में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। तो इस पूरी स्लाइड में फिर से मैंने वापस से डिस्कस कर दिया। अब आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग। घर जाके पढ़िएगा डिसीजन क्या है। जहां आपको चॉइस मेकिंग हो जाए वहां डिसीजन लेना है। डिसीजन 2 प्रकार के, प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम। प्रोग्राम्ड के लिए ये सब बता दिया है, 2 अनप्रोग्राम्ड के लिए हैं, बाकी सब प्रोग्राम्ड के लिए हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोई पूछे डिसीजन मेकिंग की स्टेप्स बताओ तो बोलिएगा पहले आइडेंटिफाइड करना रिसोर्सेस को, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ऑल्टरनेटिव का तलाश करना,
बेस्ट चॉइस को सेलेक्ट करना, उसको इवेल्युएट करना, उसके बाद उसमें से सबसे अच्छे को सेलेक्ट करना, बाद में एग्जीक्यूट करना और आखिरी में रिजल्ट देखना। ये भी इस वीडियो के नीचे जो स्लाइड दी हुई है उसमें विद स्पेलिंग आपको मिल जाएगा। आई होप ये भी आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम पढ़ेंगे कुछ समय बाद वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट के बारे में। एक टर्म है एग्जाम में पूछी जाने वाली 5th यूनिट में, स्प्रेडशीट क्या है और वर्ड क्या है। ये तो बच्चे बिल्कुल आसानी से समझते हैं, इसको लेमन की भाषा में समझा देता हूँ। जब आपको कैलकुलेशन करना है तो स्प्रेडशीट का सहारा लीजिए, जिसको एक्सेल बोलते हैं। आपको किसी की सैलरी की कैलकुलेशन करना है, कोई चार्ट्स बनाने हैं और कोई ट्रेंड एनालिसिस करना है, पाई चार्ट बनाना है, डायग्राम्स बनाना है, तो आपको एक्सेल पे ही जाना पड़ेगा। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जहाँ बात आएगी वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेल। आप जो कॉलेज में स्टूडेंट्स अपनी फीस जमा कराते हैं, हम सबसे पहले वो डेटा कहाँ आपके नाम के साथ यूज़ करते हैं, एक्सेल में। फिर बाद में हम बात करते हैं वर्ड की, MS वर्ड और MS एक्सेल। MS एक्सेल ही क्या कहलाता है, स्प्रेडशीट। क्लियर हुई बात? स्प्रेडशीट का मतलब हुआ MS एक्सेल। सर और बताइए, तो और सुनिए आप, वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट्स एप्लीकेशंस आर, मैंने PDF में दिया है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा लिखा है कोरेल क्वांट्रो प्रो और एक है एप्पल नंबर्स। हम जनरली अपनी लाइफ में यूज करते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्लियर हो गई बात? तो एक्सेल ही क्या है, स्प्रेडशीट है। अब सर थोड़ा सा हमें और डीप ले जाइए, डीप ले जाता हूं मैं आपको। स्प्रेडशीट्स, स्प्रेडशीट्स का मतलब क्या हो गया, एक्सेल। और ये क्या है, वर्ड, MS। और ये क्या है, MS स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट को मैं लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। स्प्रेडशीट इज अ ग्रुप ऑफ वैल्यू एंड अदर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ रो एंड कॉलम। जो रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाए। मोस्ट स्प्रेडशीट इंक्लूड फार्मूलाज, और जिसमें क्या हो, फार्मूलाज हो, जिसमें कौन सी कैलकुलेशन की जाए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाए, वो कौन है, स्प्रेडशीट। सारा लिखा है इसमें। इसमें फार्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली हेल्प टैब से बन जाता है। नो मैनुअल कंप्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड, आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं। तो कई बार किसी स्टूडेंट ने पूछा मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, तो जो आप अपने कैलकुलेटर पे कॉपी में कर रहे हो वो मैनुअल है, और जब MS एक्सेल का सहारा लेकर आप फार्मूला और फंक्शंस लगाते हो तो फिर वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटेड या कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिपीट करता हूं, MS एक्सेल जिसको बोला जाता है, और स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट इज अ ग्रुप ऑफ वैल्यू एंड अदर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू रो एंड कॉलम, जिसको रो कॉलम में जमा रखा हो। मोस्ट सुटेबल स्प्रेडशीट्स इंक्लूड्स फार्मूलाज, उनमें क्या होता हो, फार्मूला, और जो किसके काम आता हो, कैलकुलेशन। अब इसके अलावा कोई बात कवर नहीं करनी है। गणित से संबंधित काम करना है, एनालिसिस से संबंधित काम करना है, तो आपको यहीं जाना पड़ेगा। और इनके 3 नाम मैंने आपको दे दिए, एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक है कोरेल क्वांट्रो प्रो और एप्पल नंबर्स। वाइडली यूज जो है वो है MS एक्सेल। सर इसको थोड़ा और बताइए। बिल्कुल बता देते हैं। इसमें क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस के साथ क्या होता है, बिल्ट इन फार्मूला होता है, जैसे सम है ना, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है, ये सब जो करते हैं ये सब फंक्शंस के पार्ट हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसके अंदर जब इसको डिस्कस कर रहा था मैं, फंक्शंस के साथ हमारे साथ होता है फार्मूलाज। क्या होते हैं, फार्मूलाज होते हैं। फार्मूलाज का मतलब क्या है, स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन। जब आप ऑटो सम लगाते हो तो नीचे जोड़ आ जाती है, तो ये क्या है, दैट इज फंक्शंस इन द फार्मूलाज। मुद्दे की बात है, स्प्रेडशीट वो है जो रो और कॉलम के रूप में अरेंज की जाए। रो कैसी दिखती है वो भी दिखा दिया, कॉलम कैसा दिखता है वो भी दिखा दिया मैंने इस PPT में। नीचे जब आप वीडियो के नीचे देखेंगे उसमें फार्मूलाज होते हैं। फार्मूला आप समझते हो, मैक्सिमाइज का, मिनिमाइज का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो सब आप सम का, है ना। फिर उसमें क्या की जाती है, कैलकुलेशंस की जाती हैं। कैलकुलेशंस किसके थ्रू होती है, फंक्शंस और फार्मूलाज के थ्रू होती है। वो मैंने आपसे डिस्कस करा और टाइप्स भी बताए। इसमें क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। सेल होता है, ऑब्वियस बात है, सेल द इंडिविजुअल इंटरसेक्शन बिटवीन रोज और कॉलम। रो और कॉलम का, जैसे ये रो चल रही है और ये कॉलम चल रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका सेल हो गया। आई होप यू गॉट इट। और ये क्या हो गई, रो, और ये क्या हो गया, कॉलम। तो ये भी मैंने इसमें डिस्कस करा है। आप तो ये पढ़िए, ये सब नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है MS एक्सेल या स्प्रेडशीट का आपकी जिंदगी में यूज क्या है।
ये तो वो है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात है, तो आप लिख दीजिएगा रो और कॉलम के अरेंजमेंट में जिसमें एक शीट बनती है उसको MS एक्सेल बोलते हैं। ये फार्मूला बेस्ड होती है, एरिथमेटिक कैलकुलेशंस में काम आती है, जिसमें फंक्शंस और फार्मूला होते हैं। जो बक्सा रहता है, जो कर्सर लगा रहता है उसको सेल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। इसका यूज़ क्या है? सबसे पहले हम इसका यूज़ पढ़ते हैं। पहला इसका यूज़ जो है वो है बजट बनाने में। समझ में आ जानी चाहिए बात, मतलब इसका काम एरिथमेटिक है। दूसरा ग्रेड्स बनाने में, आप बनाते हैं ना A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, रिजल्ट्स बनाते हैं तो ग्रेडिंग में काम आता है। तीसरा इसका मेजर यूज कहाँ पर है? एनालाइज नंबर, एनालाइज नंबर्स। अब आपको समझाता हूँ। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हम ऑडिट करने जाते हैं सबसे ज़्यादा हमें एक्सेल शीट ही काम आती है। क्या होता है एक्सेल शीट में जब हम कोई डेटा को डालते हैं तो डेटा हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत बिल्कुल विद इन अ सेकेंड प्रोवाइड कर देता है कि हम एनालिसिस करने में बहुत इजी हमारे लिए हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? वो नंबर्स को एनालाइज करता है। अब नंबर्स को एनालाइज करने का मतलब क्या है? इतनी बड़ी शीट में आप ये पता लगा सकते हो कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव है, नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो क्या एडवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, क्या फेवरेबल रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो आपको 1 to 1 नहीं जाना पड़ता, सिर्फ कमांड देते हैं और आपका काम हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपकी चौथी यूटिलिटी क्या है? इन्वेंट्री को मैनेज करता है ये। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ? बिजनेस की। तो बिजनेस में ही रहना पड़ेगा मुझे। तो स्प्रेडशीट बजट बनाने के, ग्रेड्स बनाने के, नंबरों को एनालाइज करने के, इन्वेंट्री के, और 5वें नंबर पे फोरकास्ट के काम आती है, अनुमान लगाने के काम आती है। और इसमें आप बहुत सारे चार्ट भी यूज़ करते हो, पाई चार्ट, पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, बार चार्ट हो गया। ये सब चीज़ें टूल्स के रूप में यूज़ होती है। आई होप यू गॉट इट। स्प्रेडशीट और वर्ड में फ़र्क क्या है? जो डॉक्यूमेंट्स का काम है, लेटर्स का काम है, वो वर्ड में किया जाता है, और जो कैलकुलेशन का काम है, एरिथमेटिक्स का काम है, फार्मूलाज का काम है, उसको एक्सेल में किया जाता है। यदि मुझे आप बोलेंगे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स की फीस का रिकॉर्ड दिखाओ तो वो MS एक्सेल में दिखाना पड़ेगा मुझे। और अगर आप बोलोगे कि मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाओ तो वो मैं वर्ड में बना के दूंगा। क्यों? वहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल है। इसी वजह से MS वर्ड और MS एक्सेल में भी मैंने एक अंतर ढूंढा था जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, वो भी सुनिए। MS एक्सेल, ये तो एक्सेल हो गई। सर थोड़ा सा MS वर्ड के बारे में भी बता दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, पहला एक्सेल और वर्ड ये जो है वो डॉक्यूमेंट के लिए। काय के लिए बच्चों? डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इस वजह से इस फाइल के पीछे लिखा था .doc, ये पहला अंतर हुआ। और जो ये MS स्प्रेड शीट है, एक्सेल है, इसके पीछे लिखा रहता है .xls। आई होप यू गॉट इट। फाइल का नाम ही पता चल रहा है, डॉक्यूमेंट फाइल है, और ये क्या है? XIS, XLS जो बोल रहा हूं मैं। अच्छा, स्प्रेडशीट क्या है? कंप्राइजेज ऑफ, ये क्या है? रो और कॉलम। ये इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, रो और कॉलम का जोड़ा है। जबकि ये क्या है? यहाँ ग्राफिकल्स हैं। ये क्या है? यहाँ पर अपन ले सकते हैं इमेजेस, टेक्स्ट क्योंकि लिखने का काम आता है, फिर उसके बाद ग्राफिक्स, चित्र हो गए, ग्राफिक फाइल्स हो गई। तो पहला अंतर ये डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट्स की जगह यहाँ पर क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या है? इसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .doc, इसका .xis। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, तीसरा ये इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और फाइल्स में यूज होता है। और ये किसका कॉम्बिनेशन है? रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और जिसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सर चौथा अंतर और बताइए। बेसिकली ये जो है इसका एक नाम MS वर्ड ही है, और इसको किस नाम से पुकारा जाता है? स्प्रेडशीट के नाम से पुकारा जाता है। अब आप अगर कभी ऑफिस में बैठे हैं तो अगर आपसे कहा जाए कि भैया ये लेटर बनाओ तो MS वर्ड में बनेगा, भाई कोई PPT बनाओ तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनेगा, आपसे बोला जाए कोई म्यूजिक की फाइल है तो मल्टीमीडिया में खुलेगी, आपसे कहा जाए कैलकुलेशन किया जाए तो MS एक्सेल में करोगे, जिसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। और स्प्रेडशीट क्या होता है? रो और कॉलम का एक पेज होता है, और उस रो और कॉलम में आप फंक्शंस और फार्मूला को यूज करके डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशन करते हैं। और उसका यूज यहाँ पर है बजट बनाने में, ग्रेड्स में, एनालाइज करने में, इन्वेंट्री में, फोरकास्टिंग में। आई होप यू गॉट इट। एक और चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, बार बार आनी चाहिए, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर वही बात आ गई कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? अरे जो आप ये MS वर्ड और एक्सेल पढ़ रहे हो, ये सब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ अ MIS। क्योंकि आपने ऑपरेटिंग एलिमेंट्स में पढ़ा था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर,
प्रोसीजर। तो एक सिस्टम में अपने पढ़ा था सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो रेडीमेड मिलता है वो कौन सा है, जैसे MS ऑफिस वर्ड, वो यूनिवर्सल है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हो तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे पेरोल का अपना बनाया, TDS के लिए आपने बनाया, या मान ली GST के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, वो सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। मैंने क्या कवर करा, स्प्रेडशीट जिसको एक्सेल बोलते हैं उसका यूज़ बता दिया, वर्ड MS वर्ड की फाइलों के बारे में बताया, जिनको आप घर जाके पढ़िएगा। एक क्वेश्चन और आया था कि सर ये मैनुअल और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये सिलेबस में नहीं है फिर भी बता देता हूँ। हाथ से सैलरी का रजिस्टर बनाना मैनुअल है, और जब आप किसके थ्रू जाते हो, कंप्यूटर के थ्रू जाते हो, तो देखिए मैंने स्लाइड में लिखा है, उसमें क्या होगा, आपके पास टाइम शीट आएगी, आपके पास एम्प्लॉय का डेटाबेस फाइल आएगा, उसकी ग्रॉस सैलरी आएगी, उसकी डिडक्शंस आएगी, उसकी चेक्स आएगी, उसका रजिस्टर ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। ये किस में होगा, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जिसमें एग्जांपल आपको पेरोल का देना है। अब अगर यही काम आप मैन्युअल करते तो क्या करते, पीपल को लाते, प्रोसीजर को लाते, डेटा को लाते, लेकिन कंप्यूटर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। आप सारी कैलकुलेशन क्या करते, मैन्युअली करते। आप उसके आने का रिकॉर्ड मैन्युअल रखते, जाने का रिकॉर्ड मैन्युअल रखते, जबकि यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो बायोमेट्रिक डिवाइस से उसके आने और जाने का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। आप डीमार्ट जाते हैं, कितनी इन्वेंट्री बची है और कितनी बिक गई है, वो ऑटोमेटिकली उनके जो सिस्टम से जिससे वो रिकॉग्नाइज करते हैं उसके थ्रू ऑटोमेटिकली वो क्या होता रहता है, अपडेट होता रहता है। आई होप यू गॉट इट। तो मैनुअल होता ही नहीं है, पेपर में पूछेगा भी क्वेश्चन तो पूछेगा कंप्यूटर के कारण MIS को होने वाले फायदे। लाइए मैं बता देता हूँ, स्पीड बढ़ जाती है, रिडंडेंसी कम हो जाती है, डिसीजन सॉलिड होते हैं, कॉस्ट की सेविंग होती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, इसके अलावा कॉमन डेटाबेस मिल जाता है, डेटा की सिक्योरिटी बहुत अच्छे से इंश्योर हो जाती है। इसके उल्टे में जाएं मैनुअल में, मैनुअल पर्टेन ही नहीं करता है, मैनुअल आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा काम डिजिटल और ऑनलाइन हो चुका है। आप इनफैक्ट पैसा तक मैनुअली निकालने नहीं जाते हैं, मशीन के थ्रू ही मैन्युअली इंटरवेंशन होता है। आप सिर्फ उस पर अपना नंबर डालते हैं, बाकी काम किसको करना पड़ता है, मशीन को। मैन्युअली आप सिस्टम में जा सकते हैं, ATM में जा सकते हैं, पर जब बाद का काउंटिंग और प्रोसेसिंग और नोट निकालने का काम होगा वो तो ATM से ही होगा, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वो खुद भी अपने आप में क्या है, सॉफ्टवेयर। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। MIS और DSS में अंतर भी दिया है, पर ये क्वेश्चन आप वही पूछिए जो सिलेबस के अंदर है। जो स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड है वो MIS है, जो नॉन स्ट्रक्चर्ड है वो DSS है, जो प्रेजेंट की बात करे वो MIS है, जो फ्यूचर की बात करे वो DSS है, जिसमें डू थिंग्स राइट की बात करे और जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो जाए वो DSS है। ठीक है, इसको पढ़िएगा आप। मैंने सिस्टम भी डिस्कस कर लिया आपको, नेचुरल, आर्टिफिशियल, प्रोबेबिलिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक, कॉन्सेप्चुअल, एम्पेरिकल, वो भी दिया है। ओके फाइन, स्टेप्स भी दे दिए है। ओके, कुछ बच रहा है वो भी देख लेता हूँ अगर है तो, अदरवाइज हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। यस, मैंने एक बहुत अच्छा चार्ट बना दिया है वर्ड विंडो का कि कहाँ पर रूलर होता है, कहाँ पर आपका टाइटल बार होता है, कहाँ पर आपका मेन्यू बार होता है, कहाँ पर स्टैंडर्ड टूल होता है, कहाँ स्क्रॉल बार होता है, कहाँ टास्क बार होता है, कहाँ वर्ड स्पेस होता है, और इन सब फंक्शंस को एक्सप्लेन भी किया है। टाइटल बार को किया है, रूलर बार को किया है, टूल्स बार को किया है, स्टेटस बार को किया है, स्क्रॉल बार को किया है, वर्क पेज को किया है, मेन्यू बार को किया है। ये मैंने किस में करा है, वर्ड में। इसका मतलब वर्ड के कंटेंट भी आपको मिल रहे हैं, एक्सेल के भी मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें मैंने और भी, जब वर्ड में जाते हैं तो अलाइनमेंट की बात आती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट मतलब कैसे पेज को शो करना, वो मैंने डिस्कस करा है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने और क्या, वर्ड रैप के बारे में यूज़ करा है, किस तरीके से हम ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे पहुंच जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सिखाना चाहूँगा, मेल मर्ज। MS वर्ड में लेटर का कंटेंट तो सेम होता है कि आपके पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि आप फीस जमा कराइए, या आपको बोला जा रहा है फीस जमा कराइए, सिर्फ उसका हेड बदल जाता है, मतलब स्टूडेंट का नाम और पता बदल जाता है। इसको बोलते हैं मेल और मर्ज। कॉमन कंटेंट है कि फीस जमा कराइए, हमारे अकाउंट का नंबर ये है, पर जो पाने वाला एड्रेस ही है उसका नाम और पता बदल जाता है। ये किसके थ्रू होता है, मेल और मर्ज। एक कमांड दी जाती है जिससे सारे स्टूडेंट के नाम और एड्रेस ऊपर आ जाते हैं, लेटर का कंटेंट कॉमन हो जाता है क्योंकि सबकी फीस कॉमन है। ये सुविधा फास्ट लेटर रिटर्न के लिए यूज़ की जाती है, इसको बोलते हैं मेल मर्ज। कहाँ यूज़ होती है, MS वर्ड में। तो मैंने MS
MS वर्ड भी अपनी स्लाइड्स में डाला है और MS एक्सेल भी डाला है, इसको आप पढ़िएगा। इसके अलावा MS वर्ड काउंटिंग भी करता है। कोई पूछे वर्ड प्रोसेसिंग क्या है तो बोलिएगा इट इज़ नोन एज अ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम। मैंने फिर बोला डॉक्यूमेंट का ही काम करता है भैया, और जो कैलकुलेशन का काम करेगा वो एक्सेल रहेगा। इट हैज़ रिप्लेस्ड बाय द ओल्ड टाइपराइटर। अभी आपने किसी ने मेरे से पूछा था कि मैनुअल क्या है तो बोल दीजिएगा टाइपराइटर, और मॉडर्न क्या है तो बोल दीजिएगा वर्ड। जो टाइपराइटर टाइप करता था वो भी पेपर था, और अब MS वर्ड जो टाइप करता है वो भी पेपर है, पर फर्क ये है कि वो टाइपराइटर मैन्युअली होता है और ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो सर थोड़ी सी। ग्रामर को चेक करता है, पैराग्राफ को स्टैंडर्डाइज करता है। इसके एडवांटेजेस बता दो, ये फास्ट है, इजीली एडिटेबल है, नॉइज नहीं करता, टेबल्स बनाने में आसानी है, तुरंत ईमेल करवा देता है। बुराई बता दीजिए। इसके लिए ट्रेंड स्टाफ का होना जरूरी है, पॉपअप बार बार आते हैं, वायरस भी आ सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अंग्रेजी का नॉलेज होना भी जरूरी है। तो मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज भी इसमें क्या कर दिए हैं, कवर कर दिए हैं। इसके अलावा MS वर्ड के और क्या फीचर हैं, सर्च का भी है, रिप्लेस का भी है, स्पेल चेक का भी है, वो हमने डिस्कस कर लिया। टेम्पलेट्स भी इसी में यूज़ किया जाता है। आई होप मैंने जितने भी टॉपिक्स थे जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या था MIS के रोल, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग, उसकी प्रोसेस, GDSS, सिस्टम, टाइप्स, उसके अलावा सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स, एक्सेल जिसको MS वर्ड, MS एक्सेल जिसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, उसका फंडा, उससे रिलेटेड PDF और उसकी यूटिलिटी, और MS वर्ड जिसका आज की इरा में यूज़ किया है। और एक और चीज़, कभी भी आपसे पूछे कि MIS का कंप्यूटराइजेशन होने से क्या फ़ायदा है तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक से लिखिएगा, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन MIS। 5 एडवांटेज तो सिंपल हैं, एक्यूरेसी, डेटा रिडंडेंसी में कमी होना, कॉस्ट का सेव होना, इसके अलावा कॉमन डेटाबेस होना, डेटा की सिक्योरिटी होना। इस तरीके से कंप्यूटर के आने से MIS और ज़्यादा क्या हो गया है, इफेक्टिव हो गया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस को सामने रखिए, सिलेबस में जो चीज़ नहीं है वो मत पढ़िए, सिलेबस में जो चीज़ है उसमें आंसर काफ़ी कुछ कॉमन है, घबराइए मत। आप 1 यूनिट के बाद 3rd में जाते हैं, आपको लगता है ये सेम है, नहीं, बिल्कुल बारीक से पढ़िए। अगर वो सेम भी हैं तो क्वेश्चन सेम तरीके से मत लिखिए, उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन मैंने किया है प्रॉब्लम रिलेटेड, ये यूज़फुल लगा होगा, और आप इसको सुनिए। इससे रिलेटेड PDF मैं नीचे इस वीडियो के तुरंत बाद प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।